हेलो बच्चों, देखिए हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे हैं और आज मैं लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश के अंदर ही हूँ। हमारे पास में कुछ 4-5 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, तो वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आज 2 लेक्चर के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में इशू है या कोई टॉपिक में कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको लगता है कि ये भी समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, इसलिए आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए उसके अंदर, और कहाँ से हैं वो लिख करके भेज दीजिए मुझे, ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूँ। और नहीं करना है तो फिर वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, तो न्यूमेरिकल करते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे उस सम क्वेश्चंस। हाँ जी, देखिए 9th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो बोल रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। चलो, विद्युत वाहक बल दे रखा है, विद्युत वाहक बल E होता है और वो 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। मैक्स टू मैक्स कितनी धारा उससे बह सकती है। तो अधिकतम धारा के लिए ये बात ध्यान में रखिए बच्चों कि या तो बाह्य प्रतिरोध आपके पास में नहीं होना चाहिए या फिर आंतरिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम बोले कि सर्किट में दो ही चीजें, एक बैटरी और एक उसका आंतरिक प्रतिरोध, और ऐसा ही एक लूप बना हुआ है, और वो जिस तार से जुड़े हुए हैं ना, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, थोड़ा समझने वाली बात है, तो ये जो तार आपको दिख रहा है इसका प्रतिरोध आप नगण्य मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रतिरोध है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध ही है और कोई चीज नहीं है, ठीक। तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि जितना का जितना वोल्टेज आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे ड्रॉप होगा। मतलब E इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, I इंटू आर होगा। तो इसका मतलब बहने वाली अधिकतम धारा होगी E में किसका भाग लग जाना चाहिए, R का। E बराबर 12 और R बराबर 0.4। 0.4 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 ले जाओ, तो 12 गुणा 10/4 कितना आएगा, 30 एम्पियर वो अधिकतम धारा है जो कि उससे प्रवाहित हो सकती है, ध्यान में रखें। चलिए इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध, हालांकि कुंडली जो होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका स्वप्रेरकत्व और एक उसका प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कुंडली के स्वप्रेरकत्व की कोई बात ही नहीं कर रहा, और वैसे भी इस तरीके के सवाल में स्वप्रेरकत्व का कोई लेना देना भी नहीं है। चलिए, स्वप्रेरकत्व आप 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, ठीक है भाई बात, प्रतिरोध दे रखा है 4.2 ओम, है ना। ओके, पानी में डूबी हुई है और इसमें 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा बच्चों, 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए। 10 मिनट के लिए, समय 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से गुणा कर दें, की जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहले जूल में तो निकालें, उसके बाद में देखते हैं, ठीक। चलिए, तो कितनी ऊष्मा, H है ना, जूल्स ला, I² RT बताया था, नहीं बताया था, मैंने आपको बोल करके बताया था कि यही जूल का नियम भी है। I² मतलब 2 का स्क्वायर, R का मतलब 4.2, फिर T का मान कितना, 10 गुणा 60, ठीक। ये हो गया आपके पास में, तो ये आ जाएगा 4.2 गुणा 4 गुणा 600, इसे लिखूंगा मैं 4.2 गुणा, नहीं 6 का 24 जूल। इतनी ऊष्मा जो है वो खर्च होने वाली है। अब ये थोड़ा समझो कि हमें ये कैलोरी में पूछ रहे सवाल, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैलोरी के अंदर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जूल में 4.2 का भाग लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो हमने लिख लेना है कि अगर कैलोरी में निकालना है तो 4.2 का भाग लगा दीजिए।
कितना हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल हो जाता है। हाँ भाई, अगला सवाल। देखें, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L है। ठीक बात, नलिका की लंबाई नली वह आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं का मान क्रम से A और B है। अब देखो सोचो, एक नली जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब बीच में से खोखली है वो, है ना। ये बेसिक सा लॉजिक बन गया हमारे पास में। ओके, ए और बी है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान रो है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलो, तो ये कुछ ऐसा समझे आप 11वें सवाल को कि एक नलिका, ये नली बना लो, ठीक है, ऐसे। ठीक, इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है ए, ये वाली छोटी वाली त्रिज्या जो है वो तो है ए, और ये बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो है बी। बी दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये ऊपर बी लिखा हुआ है ना। और इस नलिका की लंबाई कितनी दे रखी है एल। प्रतिरोधकता का मान रो है, तो आपको क्या करना है, नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान, ये इन दोनों सिरों के मध्य, इसको x मान लो ऊपर वाले को, नीचे वाले को y मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रतिरोध कितना होगा। चलो भाई, प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यही है, रो प्रतिरोधकता है, ऐसी दी हुई है, एल लंबाई ऐसी दी, सिर्फ और सिर्फ ए ही तो चाहिए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सामने से देखो, सामने से कैसे दिखाई देगा, तो हमने बोला सामने से वृत्त है ऐसा, है ना, यूं और यूं, तो ये तो है ए और ये है बी। तो हम बोलेंगे कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ये वाला भाग आ जाएगा जहां पर मटेरियल है, ऐसा ही है। ठीक, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए क्या होगा, तुमने बोला बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल कितना, पाई, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बी है तो पाई बी का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए का मान है, यहाँ पर रख दीजिए। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय ए का मान कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्रतिरोध होगा उस नलिका का। आप अगर इसमें देखेंगे तो उल्टा लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई बार प्रिंटिंग में इशू हो जाता है ऐसा। चलिए, तो 11वां सवाल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12वां, और इस तरीके से अंतिम है लेकिन अंतिम नहीं है। ये सवाल जो हमें दे रखा है ये 10वीं का सवाल है, आपको याद आ रहा होगा, देखने से पता चल जा रहा होगा। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब एवं 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 6 घंटे चलते हैं। देखो P इसके अंदर पावर का फॉर्मूला है ना, तो पावर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप ये देखिए, आपको समय चाहिए, ये कुछ ऐसा है, PHD का फॉर्मेट हम यूज करते हैं, और उस पावर को किलोवाट में बदलने के लिए हम 1000 का डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, P मतलब पावर, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। तो पावर आवर डे है ना, शक्ति घंटे और दिन, PHD ध्यान रखो, PHD बटे 1000 क्या होता है, किलोवाट में, मतलब यूनिट में आ जाती है इससे ऊर्जा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखो। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी है उसे आपको समझना है बच्चों। तो बोल रहा है कि 100 वाट के 4 बल्ब एवं 40 वाट के 4 बल्ब
प्रतिदिन 4 और 6 घंटे चलते हैं, और वो पूरा अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो 30 दिन के लिए कैलकुलेशन करवा रहा है, 30 दिन का माह बना रहा है। ठीक है, तो हमने बोला सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 100 वाट के बल्ब हेतु, समझना भी इस चीज को, 100 वाट के बल्ब हेतु इसकी ऊर्जा मैं U1 लिख देता हूं कि इतनी ऊर्जा वो खपत कर रहा हो। तो P पावर, पावर कितनी है 100 वाट, H आवर, आवर कितने घंटे चल रहा है 100 वाट वाला, अगर आप देखो तो पहले 4 आ रहा है तो 4 घंटे। PhD कितने दिन के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है 30 दिन के लिए। ठीक, भाग लगाएंगे किसका 1000 का, तो ये एक बल्ब के कारण हो गया। और ऐसे 100 वाट के कितने बल्ब हैं 4, एक बल्ब के कारण इतना, तो 4 के कारण 4 से गुणा कर दो, 1000 से देखोगे कैलकुलेशन तो 4 थी 12 और 1248, सॉरी यूनिट। तो 100 वाट का बल्ब तो 48 यूनिट ले रहा है। 40 वाट के बल्ब है तो देखो, चालीस वाट के बल्ब के लिए अपन देखेंगे ऊर्जा U2, ये कितनी होगी, तो 40 वाट के कितने PhD देखो तो पहले तो 40, H कितने घंटे चल रहा है 40 वाट का, प्रतिदिन 6 घंटे चल रहा है, और 30 दिन के लिए बटे क्या करेंगे 1000, और 40 वाट के 4 बल्ब है, 4 बल्ब है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 2 से ये तो कैंसिल हो गया। चलो देखो भाई कैलकुलेशन देखते हैं कितनी बैठ पा रही अपनी, 4 चौक 16, 16 × 48, बटे 10, 8 × 48, 4 6 चौका 24, 24 और 4 28, और इसमें भाग लग जाएगा 10 का, तो ये 28.8 यूनिट आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 2 पंखे वो 60 वाट के हैं, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो 60 वाट के पंखों हेतु कितनी ऊर्जा जाएगी, ये अपने मानी U3, तो 60 वाट PH कितने घंटे चल रहा है दिन में 8 घंटे, और कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए, बटे क्या करेंगे 1000, और कितने पंखे हैं 2 पंखे हैं, आपस से वही रामायण नहीं तो कट गया है ना, 16 और 18, 16 और 18 ये तो वापस उतना ही आ रहा है, कितना 28.8 यूनिट ही आएगा बच्चों। ठीक है, ओके चलिए, तो अब बोल रहा है कि 30 दिन के एक माह के लिए ऊर्जा के खर्च की गणना करो, यदि प्रति दर की यूनिट जो है वो 5 रुपए है। इसका मतलब पहले तो कुल ऊर्जा देखो, तो हमने बोला कुल ऊर्जा की खपत एक महीने में, कुल ऊर्जा खपत, कुल ऊर्जा खपत होगी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 का मान कितना है 48 प्लस 28.8 प्लस 28.8, तो आप देखें जोड़ें भाई, 8 और 8 16 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा है ना, फिर 8 3 24, 24 रे 25, 2 2 2 4 2 6 4 10, 105.6 यूनिट जो है वो एक महीने में खपत हो रही है। और समझिए कि इतनी यूनिट खपत हुई तो खर्चा कितना हुआ, एक यूनिट का खर्चा 5 रुपए बोल रहा है, तो इतनी यूनिट का खर्चा, अरे ये तो 5 छठी में सीख लिया था अपन ने, इतना आएगा, रुपए में लिख दीजिएगा ये मान। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुणा ही करना शेष रह गया, तो समझ में आ गया ये वाला काम। चलो, तो ये इतना ही था। अब आज अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नीचे चला गया, ये जो सवाल है बच्चों, ये प्रतिरोधों के
अनंत क्रम के लिए है, जैसा हमने संधारित्रों के अनंत क्रम के लिए किया था ना, आपको याद हो तो, वैसे ही प्रतिरोधों के अनंत क्रम के लिए है ये वाला सवाल। सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए बुक होनी ही चाहिए, बुक रह गई मेरी। ओके, तो क्या बोल रहा है तीसरा सवाल, ये मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ही बना रहा हूं इसे। बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए गए अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो तुल्य प्रतिरोध बोल रहा है, चलो तो सवाल को इससे बनाते हैं। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये सारे के सारे आर वैल्यू के, स्मॉल आर वैल्यू दे रखी है, सारे के सारे बराबर हैं। बोल रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए बच्चों। देखो आप पहले तो वो देखो कि क्या रिपीट हो रहा है, तो हमने देखा कि ये रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट होता जा रहा है। अगर ये ऐसा रिपीट हो रहा है तो अपन ने बोला कि ये एक कड़ी हो गई, और ऐसी बहुत सारी कड़ियां आगे की ओर चलती जा रही। चूंकि ये अनंत श्रेणी है, तो अगर मैं इसका ये वाला भाग हटा करके इतने भाग को भी देखता हूं, तो ये भी मेरे को कैसा दिखाई देगा, अनंत का ही दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा है, मैं वापस से बता रहा हूं कि समुद्र में से एक लोटा जल निकालने से समुद्र की गहराई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस एक कड़ी को अगर छोड़ भी दिया जाता, तो छोड़ नहीं रहे वैसे, छोड़ भी दिया जाता तो इस वाली श्रेणी का प्रतिरोध भी उतना ही होता जितना कि इसका है, ए बी श्रेणी का है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ P और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q। ठीक, तो हमने बोला कि स्टेप फर्स्ट P और Q से बना दो। ये यहाँ पर P है और यहाँ पर Q लिख लीजिएगा ऐसा। ठीक है, तो हमने बोला कि आर ए बी मतलब प्रतिरोध ए और बी के मध्य बराबर होगा किसके, आर पी क्यू के मध्य, और उसे हमने कितना मान लिया, x, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x, क्योंकि दोनों ही अनंत प्रतिरोधों के संयोजन से बनी है। ठीक है, तो ये अपन ने मान लिया। अब अगर ऐसा है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये स्टेप है जिससे आपकी कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। क्या भाई, आप डायग्राम बनाएंगे और आप बोलेंगे P और Q को हटा दो और उसकी जगह तुल्य प्रतिरोध कितना रख दीजिए, X रख दीजिए। तो इस पूरे को हटा दिया और इसकी जगह तुल्य प्रतिरोध अपन ने X लिख लेना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर R प्रतिरोध, ये R प्रतिरोध, और यहाँ P था और यहाँ Q था, है ना, और इनकी जगह तुल्य प्रतिरोध लगा दिया। क्या भाई, X। ठीक, अब आप गौर करो, R और X ये दोनों प्रतिरोध जो हैं वो क्या है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर मैं तुल्य प्रतिरोध देखूं इसके बीच में,
ए, तो क्या होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। अरे ऐसा नहीं करते क्या, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, करते हैं नहीं करते? इसको सोल्व करो तो क्या आएगा R1 R2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 + R2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये 1/R इक्वलेंट है, तो R इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर ले जाओ, उल्टा कर दो, R1 R2 बटे R1 + R2। पता चला? तो मैं डायरेक्ट दो के लिए हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं और इसकी जगह हमने बोला कि यहां समझिए, यहां R समांतर है X के, अतः कैपिटल R बराबर क्या होगा, R1 की जगह R, R2 की जगह X, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 मतलब R + X या X + R। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया, कैपिटल R लिखा और उसको ये लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा वो समझिए। स्टेप थर्ड, अब देखो ये R प्रतिरोध यहाँ पर है, फिर उन दोनों को सॉल्व कर दिया और A की प्रतिरोध आ गया और वो कैपिटल R था, और फिर ऐसा। ठीक है, तो आप ये गौर करेंगे कि अगर RAB निकालना है, अरे RAB तो निकालना है हमें, तो वो क्या होगा, R + कैपिटल R होगा। कैपिटल R की वैल्यू देखो भाई, ये कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू है RX बटे R + X, है ना। और आप ये भी देखिए कि RAB को हम पहले ही मान चुके हैं X, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलो उसको उठा करके दपट को, तो ये हो जाएगा X - R बराबर क्या हो जाएगा, RX या XR बटे, इसे X + R लिख दूं क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा X - R गुणा होगा X + R से, और यहाँ पर देखो RX को XR लिख सकते हैं, है ना, गुणा में 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो एक ही है। चलो A - B A + B A² - B², इसका मतलब X² - R² बराबर XR या RX। ठीक है, चलिए मैं इसको RX से लिख देता हूँ, आपके लिए ही सही होगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन में रह जाएगा। ओके, उठा करके इस तरफ पटको, तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण, X² ये इस तरफ आएगा माइनस का RX और -R² बराबर 0। तो हमने बोला उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ये लिखोगे आप, है ना। उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है जिसे AX² + BX + C बराबर 0 के पदों के रूप में लिखा जा सकता है, जहां A बराबर, गौर करो X की जगह तो X ही आ रहा है, A की जगह 1, फिर B जहां A बराबर 1 B बराबर, देखो X की जगह X, B की जगह -R, प्लस के B की जगह -R, और C बराबर देखो -R²। बात समझ में आ गई। श्रीधराचार्य सूत्र से, है ना, कौन से सूत्र से अपन ज्ञात करने वाले हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से इसका हल प्राप्त किया जा सकता है। हल किसका, x का। तो श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर क्या होता है, -B प्लस माइनस √B² - 4AC डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है, ओके, तो x बराबर अब मान रखते हैं -B मतलब -R, तो माइनस और फिर -B, तो ये हो जाएगा -R प्लस माइनस √B² मतलब -R का स्क्वायर, -R और उसका स्क्वायर। ठीक है, -4AC -4, A की जगह 1 और C की जगह देखिए -R² डिवाइडेड बाय 2A, 2 और A की जगह 1।
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, वही उत्तर आने वाला है। आर स्क्वायर हो जाएगा ये तो, माइनस माइनस वापस से प्लस, 4r²। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा देखोगे आप। फिर ये 5r² हो गया, तो r प्लस माइनस √5r²/2। फिर r प्लस माइनस, r को बाहर निकाल लो, √5/2। फिर r को कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस √5/2। देखा जाए तो ये x का मान जो हमें ज्ञात करना था, लेकिन ये उत्तर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें एक प्लस का मान है, एक माइनस का मान है ना। और ये बात ध्यान रखो, प्रतिरोध माइनस का नहीं होगा बच्चों। अगर माइनस ले लोगे तो कुल प्रतिरोध का मान माइनस का आ जाएगा, क्योंकि √5 का मान 2.25 होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1.25 आएगा। सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है माइनस के लिए। तो एक बात ध्यान रखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे कि प्रतिरोध ऋणात्मक संभव नहीं होते, अतः परिणामी प्रतिरोध का मान धनात्मक चिन्ह द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा। ये है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। ये पहले बच्चों आरबीएससी में इस तरीके के सवाल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब आरबीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है और ये सवाल वाकई में अच्छे हैं, बोर्ड में आने लायक सवाल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ चुके हैं ये, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया सवाल है, और अब तो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। चलिए, अब आपको बस इतना ही कहूँगा, वीडियोस देख रहे हो तो लाइक और शेयर करना बनता है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताओ बच्चों कि हाँ ऐसा है, और लगातार क्लासेस चल रही हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।